हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 11 सितंबर 2023। सो हमारा रूटीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एमसीक्यू देखते हैं और अब तक हमने 44 एमसीक्यू को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया था बाय द न्यू एंड ओल्ड पैटर्न। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 45 और यूपीएससी हमने लास्ट 2020 एंड सीरीज वी गॉट ए। सो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूजिंग न्यूमोकल कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया। फर्स्ट क्या है, दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज द मैग्नेटाइट्स एंड सेपिस। नेक्स्ट हमारे पास डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिडेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। एंड थर्ड है, the vaccine have no side effects and causes no allergy reactions. So here the जैसे ही अगर आपके पास ये आता है ना, तैसे कान खड़े करने चाहिए कि भाई नो क्योर, हाउ इज इट पॉसिबल। इंडिया में ऐसा कोई भी डिजीज नहीं है जिसके लिए हमारे पास क्यूरेबल नहीं है। बट हाँ, कोविड की हम एक अलग एक्सेप्शन केसेस है, बट अदरवाइज हम किसी की भी बात करेंगे तो हमारे पास होगा। तो यहाँ से 2023 से पहले हम एलिमिनेट टेक्निक देख रहे हैं। थोड़ा सा हिंदी में भी देखने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारे पास, भारत में न्यूमोकोकल असयुमिक वैक्सीन के महत्व समझाइए क्या है। ये वैक्सीन न्यूमोनिया के साथ ही तानकोसोत और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। दूसरा है हमारे पास, उन प्रतिजैविक पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। एंड थर्ड है, इस इन वैक्सीनों के कोई गॉड प्रभाव यानी कि यू कैन से दैट साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी प्रक्रिया, यू कैन से दैट एलर्जिक रिएक्शंस। सो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस भी लगाएंगे, देन वी गेट कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। साइड इफेक्ट तो होता ही है भाई। अगर आपने कोई इंजेक्शन भी लगवाया, कॉमन इंजेक्शन भी लगवाया, अगर आपको फीवर भी है, देन उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आपको होगा जरूर। सो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम इलिमिनेट टेक्निक के थ्रू जाएंगे 2023 से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 2020 का है, तो इजीली एलिमेंट टेक्निक से हम इसको निकाल सकते थे। बट ओल्ड और न्यू पैटर्न की जब बात आएगी तब हम इसे कैसे निकालेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आपके पास यहाँ पे आया, इसने डायरेक्ट हिट कर दिया, द वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट, ये हिटिंग पॉइंट है। सो अगर आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, देखिए एलिमिनेट टेक्निक यहाँ तक तो काम करेगी, बट यहाँ पर काम नहीं करेगी। रीजन क्या है, यहाँ आपके लिए होगा ओनली पेयर 1, ओके, एंड ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3, यहाँ पर वर्किंग में नहीं होगी। बट ये जो आपके पास 3 प्रोसेस होंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के, उसमें तो एलिमिनेट टेक्निक आपकी काम कर सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हटा दिया कि भाई ये तो आंसर नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका आंसर यहाँ पर ये हमें दिया है और न्यू पैटर्न में ये भी दिया होता ओनली पेयर 1, 2, 3 एंड 4। सो अगर एक को हटा देते तो हम डेफिनेटली है कि 2 तक तो पहुंचते थे। 4 वाले में आप नॉन कर लेना, ठीक है, नन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, नन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव किसमें, अगेंस्ट, जैसे आप देख रहे हैं निमोनिया, निमोनिया के साथ साथ जैसे आपका मेनिंजाइटिस एंड सेप्लिस। अब कॉमन सी बात है कि अगर कोई भी वैक्सीन बनती है तो वो वैक्सीन पर्टिकुलर एक के लिए तो बनती है। जैसे अभी कोविड वाली आपने वैक्सीन लगवाई तो ये बताया गया कि आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगी। तो अगर कोई भी वैक्सीन बनती है तो वो पर्टिकुलर एक एरिया में काम करने के साथ साथ बॉडी के और भी पार्ट्स में काम करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो यू गेट वन आंसर। वन आंसर तो ओनली पेयर पे तो आप यहाँ पहुंच गए और यहाँ पर आप ओनली वन पे पहुंच गए, तो ये वाला आपने एलिमिनेट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ड्रग रेजिडेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। हियर जैसे ही अगर आप कैन भी दिखे, कैन भी अगर आपको दिखता है ना कहीं भी क्वेश्चंस में, देन आप समझ सकते हैं कि इसका 90% चांस होता है कि ये क्वेश्चन सही है हमारा। देखिए यहाँ पर हम एलिमिनेट टेक्निक की जगह जो आपका पेयर वाला क्वेश्चंस आए हैं 2023 में, तो उसी को लेके हम थोड़ा सा चलना चाह रहे हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन इस बेस से और होना चाहिए। ओके, सो अब हम यहाँ तक पहुंच गए, थर्ड तक पहुंच गए थे, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक चीज और देख रहे हैं कि ये वाला तो क्लियरली गलत है, यहाँ पे भी हमें थर्ड दिया है कि भी ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम 1 2 में, तो ये तो श्योर हो गया कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 1 सही है, 2 देखना है हमें। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कैन बी रिड्यूस क्या, यहाँ पे अगेंस्ट ड्रग रेजिडेंस बैक्टीरिया, यस। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 एंड 2। ओके, इसी तरीके से हिंदी में निकाल सकते हैं आप, कॉमन सी बात है। जब भी आपको साइड इफेक्ट या जगह कोई भी वैक्सीन है तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन आपसे यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, ये गया। ओके, एंड नेक्स्ट आपको देखना था कि ये कोई भी वैक्सीन है निमोनिया के साथ साथ एक और दिया है सासिप्स, इस डिजीज में भी ये वर्क करेगी। सो हियर द क्वेश्चन का हम देख रहे हैं आंसर नंबर 1 तो हमारे पास हो गया। 2 में थोड़ा कंफ्यूजन था, बट
इसको भी हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा हिंदी से निकालेंगे कि इससे किसी भी प्रतिजैविकियों की निर्भरता को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। हियर सो पॉसिबल है, इट्स अ पॉसिबल दैन 90% श्योर सो यू कैन से दैट इट्स आंसर। सो हियर आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए थोड़ा-सा इसको पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। Streptococcus pneumonia is a disease. Pneumonia, Stapes, meningitis are the symptoms. So hence first is correct. Okay. Next क्या है? As the vaccine prevent the very occur of the infections and uses of antibiotic that are drug resistance can be reduced. Yes, this statement is medical ways and almost all the vaccine do have one or the other side effect. It's a clear cut. मैंने यही आपको क्लियर किया था कि कोई भी मेडिकल वैक्सीन्स है उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही है। ओके, हैविंग ए वन साइड इफेक्ट, नॉट ए मोर देन, बट हैविंग ए वन साइड इफेक्ट। ओके, सो इसी के बारे में थोड़ा सा दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रीलिम्स करंट में। हमारा प्रीलिम्स करंट क्या था कि 9 सितंबर का छूट गया था, बट मैंने इसको कवर कराने की कोशिश की है और इसमें फोकस करेंगे कि हमारे लिए क्या पीआईबी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इंपॉर्टेंट रहा उसको यहाँ पे हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और आप अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए देन आप मेरा नंबर दिया है उसमें कमेंट करेंगे, आपको पीडीएफ एक्सेस हो जाएगी। ओके, सो देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स यानी कि डीपीआई। एक्चुअली में ये रिपोर्ट्स है। अब इस रिपोर्ट्स को लेके कौन आता है? इसको लेके आती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की कोई भी रिपोर्ट है ना वो तो आपको छोड़नी नहीं है। रीजन क्या है? यूपीएससी जब भी क्वेश्चन सेट करता है तो डेफिनेटली है कि वर्ल्ड बैंक का आपका एक ना एक क्वेश्चन वहां पे आपको मिल ही जाता है। सो देखते हैं इसका इम्प्लीमेंट पार्टनर कौन है। पार्टनर देखेंगे तो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन यू कैन से दैट जीपीएफआई। अब भाई ये क्या है? ये तो हमने पढ़ा नहीं कभी। देखते हैं इसको, ये नई बॉडी है हमारे लिए, तो देखते हैं व्हाट इज अ जीपीएफआई। एक्चुअली में ये किसकी बात करती है? जैसे मान लीजिए कि जी20 के अभी जी20 समिट हो रही है दिल्ली में, तो कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो जी20 में पार्टिसिपेट है, बट कुछ कंट्री तो ऐसे भी है ना, 195 हम कंट्री काउंट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जिन्होंने जी20 में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनको तो कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा ना। तो जो प्लेटफॉर्म उनको मिलता है उसी को हम कहते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, सो आपको इसको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। जीपीएफआई में जो जी20 में पार्ट ले रहा है वो भी और जो नहीं ले रहा है वो भी, बोथ आर इंक्लूडेड। और इनका काम क्या है? इनका, और इसमें देखिए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका काम होता है कैरी फॉरवर्ड करना किसको? फाइनेंशियल इंक्लूजन को, यानी कि वित्तीय समावेशन। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो उसका अर्थ निकल जाएगा वित्तीय समावेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। डायरेक्ट क्वेश्चन बना था यूपीएससी में और आपसे एक लाइन में पूछा गया था कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से है वो किससे रिलेटेड है। आपके लिए यहाँ पे दिया था ऑप्शंस में, जैसे ब्रिक्स फर्स्ट, सेकंड दे दिया आपके पास मान लीजिए सार्क, ओके समझते रहना, एंड थर्ड दे दिया आपके पास आसियान, एंड फोर्थ आपके पास दे दिया नन। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि बैंकॉक डिक्लेरेशन आपका किससे रिलेटेड है? आसियान से। ओके, सो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से वन वर्ड्स में याद रखना है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है ना आपका वो आसियान से है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, और आप कह सकते हो कि मुझे लगता है कि इसमें 90% श्योर है कि 2024 का जब यूपीएससी का एग्जाम होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बनने का चांस रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। तो उसको हम देखते हैं क्या है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, एक्चुअली में इसकी फुल फॉर्म है एफईओ, ये टर्म है। इसका काम क्या है? इस देखिए मैं बताऊं, जैसे अभी आपने विजय माल्या या कई लोगों के नाम सुने होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया से बैंक से पैसे निकालते हैं और उसके बाद वो पलायन हो जाते हैं विदेश में। उसी के रिगार्डिंग ये है, इसको आप भगोड़ा कह सकते हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इज अ पर्सन, एक पर्सन है whom an arrested वारंट, जिसके खिलाफ वारंट जारी हो चुके हैं, हैज बीन इशू, वारंट उसका इशू हो गया। ठीक है, किसके लिए? वो इन्वॉल्वमेंट है किसमें? इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वॉल्विंग एट लीस्ट कितना? 100 करोड़, लगभग 100 करोड़ घपलाबाजी में वो इन्वॉल्व है। उसी को आप क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ओके, सो अब इस पर्सन के खिलाफ वारंट तो जारी हो गया, ठीक है, और ये पर्सन क्या है भाई? इंडिया भी छोड़ चुका है, एंड पर्सन हैज लेफ्ट इंडिया टू अवॉइड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस, और वो किस में आ गया? आपका क्रिमिनल में। क्लियर है? तो 100 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लगभग 100 करोड़ के इन्वॉल्वमेंट में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब इंडिया में ऐसे कितने हैं भाई? अब फ्यूजिटिव अगर हम बात करें तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं कितने? 10 पीपल हैं, 10 लोग हैं इंडिया में ऐसे जो लगभग 100 करोड़ यानी कि 100 करोड़ रुपए लेके भागे हुए हैं इनका। ठीक है, उसमें काफी है, हालांकि मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लिस्ट करें गूगल मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास का शेड्यूल ऑफेंस। अब ये कौन है भाई?
ये तो हमने नहीं सुना। देखते हैं, ये काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट का जो स्टाम्प है, उसको उन्होंने काउंटरफिटिंग करा लिया। यू कैन से दैट नकली, काउंटरफिटिंग यू कैन से दैट नकली दस्तावेज उन्होंने बनवा लिए और उसके बाद अब करेंसी भी बनवा ली उन्होंने, ठीक है? या फिर चेक है वो भी बनवा लिए या फिर वो काम कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, यू कैन से दैट ब्लैक मनी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, वो किसमें आएँगे? शेड्यूल्ड ऑफेंस में, ओके? कुछ लोग आपने देखे होंगे क्या करते हैं कि उन्होंने सीधा-सीधा आपका 50 लाख रुपए, ठीक है? और एक ऐसी जिस तरीके से नोट बनता है, उसी तरीके से उन्होंने बना लिया और या स्टाम्प बनते हैं गवर्नमेंट के, जैसे आपको तहसील या उसमें मिलते हैं, तो वो आपके फ्यूजिटिव ऑफेंस में आएँगे, है ना? शेड्यूल ऑफेंस यू कैन से दैट। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा फुलफिल करने की कोशिश की, आप थोड़ा-सा देख रहे होंगे, थोड़ा-सा आप परिवर्तन देख रहे होंगे इसमें मैंने किस तरीके से चेंज किया है, जैसे आपको इडुक्की डैम मिलता है। अब सबसे पहले जब भी डैम मिले, डैम अगर आपके पास कहीं भी आता है, डैम, ओके? या फिर नेशनल पार्क आता है या फिर वाइल्ड सेंचुरी आती है, तो आपको पर्टिकुलर पहले उसकी लोकेशन देखनी है क्योंकि जब भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो उसने लोकेशन को हिट किया है, ओके? सो देखते हैं यहाँ पे क्या है, इडुक्की डैम जो है वो आपका मिलेगा पेरियार रिवर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिवर याद करनी है। तो इडुक्की डैम जो है वो किस रिवर पे है? पेरियार पे। ये क्लियर हुआ कट हुआ। नेक्स्ट है कहाँ पर? केरला में, क्लियर है। उसके बाद अब इस टाइप के डैम जो है तो उसकी रैंक भी होगी, यस। ये टेहरी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और भाखरा नागल ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपके पास इडुक्की डैम। तो थोड़ा-सा मैं आपको देखिए यहाँ पे रैंक वाइज़ कराने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट आपके पास है टेहरी, ओके? सेकंड है आपके पास भाखड़ा नाकल जो हिमाचल प्रदेश में और थर्ड है आपके पास इडुक्की, यू कैन से दैट इट्स इन ए केरला, ओके? और रिवर आपको पर्टिकुलर याद रखनी है, इट्स अ पेरियार रिवर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, फिर हमारे पास है डार्क पैटर्न। व्हाट इज़ अ डार्क पैटर्न? क्वेश्चंस यूपीएससी में यहाँ से बनने के पूरे-पूरे चांस रहेंगे क्योंकि ये साइंस एंड टेक का बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप, जैसे कहते हैं ना एकलौता, इससे क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं, तो उसी टाइप का है। देखते हैं क्या है इसमें डार्क पैटर्न। देखिए मैं थोड़ा-सा बता दूँ, ऐसे आप कभी ना फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने कोई भी ऐप डाउनलोड किया, ठीक है? ऐप डाउनलोड करने के बाद अब क्या है कि उसमें कई सारे ऐड आ रहे हैं। उन ऐड से ना तो आपका कोई लेना-देना है ना? ना ही उस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, बट वो ऐड बार-बार आपके सामने आ रहे हैं और फिर क्या करते हैं आप, आपको आपका कैसे भी करके बटन अगर पुश हो जाता है, तो वो ऐप आपके में डाउनलोड हो जाता है। यू कैन से दैट इट्स अ डार्क पैटर्न। जो हम नहीं करना चाहते, वो भी हमें करना पड़ता है। तो उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसको देखेंगे थोड़ा-सा। ये डेसेप्टिव डिज़ाइन्स पैटर्न है, यूजिंग क्या-क्या यूज़ करता है? यूआई और यूएक्स। यू कैन से दैट यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। इंटरेक्शन ऑन एनी प्लेटफ़ॉर्म्स, यानी कि हम कुल मिला के ये है कि एक डेसेप्टिव डिज़ाइन किया जाता है पैटर्न को, जिसमें अगर आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचे तो आपको कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे दिया है, मिसलीड मिसलीड पीपल इनटू डूइंग समथिंग दे ओरिजिनली डिड नॉट विश टू डू। भाई हम करना नहीं चाहते, फिर भी वो हमसे करवाना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं, तो फेसबुक पे आपको ज़बरदस्ती कोई ऐप आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये है, फिर भी आपसे मान लीजिए पुश हो गया तो वो डाउनलोड हो गया आपके में। ठीक है? उसके बाद इसको अब अगर डार्क पैटर्न ये एक क्राइम है, तो इसको क्राइम को देख कौन रहा है? तो इस क्राइम को देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ओके? अब ये क्राइम देख तो रही है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, तो वो किसके अंतर्गत देख रही है? वो देख रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये आपको एक्ट ज़रूर याद रखना है, 2019 का एक्ट है, उसके थ्रू वो देख रही है। क्योंकि इससे पहले डिजिटल मीडिया इतना हाई-फाई नहीं था, बट अब डिजिटल मीडिया हाई-फाई हो गया है, सारी चीज़ें चेंज हो गई, लोग भी चेंज हो गए, है ना? ऐप दे रहे हैं कुछ, बता कुछ और रहे हैं। तो थोड़ी-सी यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे। हमारे पास है फ़ॉल्स अर्जेंसी, ये डार्क पैटर्न के यू कैन से दैट टर्मिनोलॉजी है, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये टर्मिनोलॉजी। सो देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, ये है एक्सक्लूसिव सेल फॉर लिमिटेड टाइम। मतलब उन्होंने क्या किया, भरमार मात्रा में सेल शुरू कर दी, टाइम लिमिट कर दिया। इसको बोलते हैं फॉल्स अर्जेंसी। कई बार आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या फिर मान लीजिए अमेज़न पे देखा होगा कि उनके पास एक्सक्लूसिव सेल कर देते हैं वो, मतलब सेल करना शुरू कर देते हैं कि भाई ठीक है आप आइए, ये चीज़ लीजिएगा और लिमिटेड टाइम है बट आपके पास। हमें लगता है बहुत आसानी से हमें मिल गई, सस्ती मिल गई, बट ऐसा नहीं होता है। उनको जो कमाई करनी थी वो कर ली उन्होंने, समझ रहे हैं आप? उसके बाद है हमारे पास बास्केट स्नैकिंग, ये क्या है भैया? ये तो हमने सुना ही नहीं। भाई हमने क्या किया, फ्लाइट की टिकट बुक की, ठीक है? बट फ्लाइट वालों ने क्या कर दिया, हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस करा दिया। अरे भैया मैंने फ्लाइट टिकट की थी, ना कि मैंने इंश्योरेंस कराया, वो आपने कैसे करा दिया? तो इसको बोलेंगे आप बास्केट स्नैकिंग, ओके? उसके बाद थर्ड है हमारे पास नैगिंग। नैगिंग क्या है भई? जैसे आपने देखा होगा आप किसी वेब पे गए और आपने वहाँ पे थोड़ा-सा काम किया, तो वहाँ पे एक ऐप आएगा और वो अगेन एंड अगेन यू कैन से दैट बार-बार आपके सामने आएगा कि भई इसको आप डाउनलोड करो, देखो, समझो। अरे भाई नहीं चाहिए हमको।
हम तो सिर्फ वेब वेब से यू कैन से दैट कुछ डाउनलोड करने आए थे, बट हमारा वो काम ही नहीं है वहाँ पे। अगेन एंड अगेन कई बार आपको इरिटेशन होता होगा कि भाई इस काम को हम करना ही नहीं चाहते, फिर भी ये काम हमारे सामने आता क्यों है? समझ रहे हैं? उसके बाद हम देखते हैं डिसगस्ट एडवर्टाइजमेंट। ये क्या भैया? ये प्रैक्टिस ऑफ द पोजिंग और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट वही है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो फाल्स तरीके से हमें दिखाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार पिकासो फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने देखा था एक फ्रेंड जिस तरीके से पिकासो डाउनलोड कर रहा था, तो वो प्ले स्टोर पे गया। प्ले स्टोर पे पिकासो आपको मिलेगा ही नहीं, मैं बता दूं आपको। अब उसने क्या किया कि इसको प्ले स्टोर पे डाला पिकासो, वहां शो होने लगे उसके आइकन, तो शो होने लगे, उसने डाउनलोड कर लिया। जब वो अंदर गया तो वो चीज उसको मिली नहीं, और लगभग उसका जो एमबी खर्च होना था वो हो ही गया। उसको बोलते हैं आप डिसगस्ट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। आगे देखते हैं हम सब्सक्रिप्शन ट्रैप क्या है भैया? मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी देखिए कई जो यूट्यूबर्स हैं वो बिड आईक्यू का यूज करते हैं, है ना? बिड आईक्यू, और ये 100% सर्टिफाइड है, 100% सर्टिफाइड है फ्रॉम द यूट्यूब। बट क्या होता है कि अगर आपने इसका एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है इसके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए। समझ रहे हैं? तो यही चीजें हैं किस तरीके से डार्क पैटर्न में जो यूजर्स फंसता है, तो उसी के रिगार्डिंग ये कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी दी है, ये मैंने आपको क्लियर कर दी। ओके, डार्क पैटर्न आपको समझ होना चाहिए क्या होता है कि ये मिसलीड करता है पीपल को, और डूइंग समथिंग के लिए बोलता है जो वो नहीं करना चाहता। ठीक है, और देखना कौन चाहता है? कंज्यूमर अफेयर्स को देख रहा है, और किस प्रोटेक्शन के अंदर 2019 के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। ये क्या है भैया? इसको इनिशिएटिव किया था मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यू कैन से द MOEFCC सिटीज। अच्छा, अब इसको सिटीज को ये कैसे इसको असेट करती हैं? तो सेल्फ असेट करती हैं सिटीज को, और किस किस पोर्टल पर? इस पोर्टल का नाम याद रखना है, प्रेरणा, प्रेरणा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल, ये आपको जरूर याद रखना है। ओके, उसके बाद असेट्स करने का जो बेस होता है वो क्या होता है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रोड डस्ट मैनेजमेंट। ओके, अगर हम बेस की बात करें तो इसे सिटी एक्शंस प्लान और एयर क्वालिटी। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं 10 सितंबर 2023, जैसे कि हमारा लास्ट में देखिए 9 का हमारा छूट गया था, 10 का हमारा अब हम कवर करेंगे। और 10 में बता दूं एक दिन हम पहले का देखते हैं अपना इसी, तो देखेंगे क्या है नैरोबी डिक्लेरेशन। ये है क्या भैया? इसका काम है फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म करना, और वो भी मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने का काम करता है नैरोबी डिक्लेरेशन। और अभी कौन सा पढ़ा था आपने? बैंकॉक डिक्लेरेशन। उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे किससे रिलेटेड है। और ये एनुअल होता है क्लाइमेट फाइनेंस पे। ठीक है, और इसमें $100 बिलियन की प्लीज की जाती है। नेक्स्ट, फिर हमारे पास स्लिम आर्म्स ड्रीम्स। ये क्या भाई? ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यू कैन से दैट जाक्सा, जाक्सा की ये स्लिम ऑर्गेनिज्म है, और इसको लॉन्च किया है H2A रॉकेट के द्वारा। ठीक है, स्लिम एक्चुअली में क्या है? मून लैंडर है। और आपके एक्स की बात करें, ये स्पेस टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है। तो पहले आपको इतना समझना है कि एक्स लग जाएगा तो ये आपका टेलीस्कोप है, और आपके पास स्लिम जो है वो आपका क्या है? लैंडर। चलिए, ये हमारी बात समझ में आ गई कि स्लिम हमारा लैंडर है। अब आप ये किसका है? जापान का। किसका है? सॉरी, ये जापान का। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने चंद्रयान 3, सॉरी, चंद्रयान 3 का आप मुझे क्या बताएंगे? जो लैंडर है उसका नाम और रोवर है उसका नाम। ओके, स्लिम पे आ जाते हैं। स्लिम का क्या काम करे? इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। क्लियर है? इसका एम है पिन पॉइंट करना लैंडिंग टेक्नोलॉजी को, जो लैंडिंग टेक्नोलॉजी है यू कैन सी दैट चंद्रमा पर, उसको पिन पॉइंट करना। और ये इनेबल होगा, लैंडिंग कर सकता है कहीं भी मून पर। हम तो हल्ला बोल कर रहे थे कि हम साउथ पोल पर जा रहे हैं, बट ये इन्होंने ऐसा बनाया जापान वालों ने, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, ये पिन पॉइंट लैंडिंग करेगा और वो कहीं भी लैंड कर सकता है एनीवेयर ऑन द मून्स। समझ रहे हैं? चाहे वो आपका साउथ पोल हो, चाहे आपका नॉर्थ पोल हो, या फिर आपका इक्वेटर हो। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्स रिजिम। ये क्या है?
एक्स-रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। ये किसका कोलैबोरेशन है? ये जाक्सा का है, नासा का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ओके। अच्छा, अब इसका काम क्या है? एक्स-रे में हमने समझ लिया टेलीस्कोप है। तो ये टेलीस्कोप है, तो ये क्या है? ये स्टडी करेगी यूनिवर्स की इन द हाई एनर्जी एक्स-रे लाइट फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट। तो अर्थ ऑर्बिट से जो हाई एक्स-रे लाइट आती है, उसकी एनर्जी को यू कैन से दैट स्टडी करने का काम करेगी ये टेलीस्कोप, जिसका नाम है एक्स रिजिम। ठीक है। और स्लिम आपका क्या है? लैंडर है। इन दोनों को लेके कौन जा रहा है? H2A रॉकेट, जो किसका है? जापान का है। बस वेरी सिंपल, इतना समझना था। उसके बाद हमारे पास आता है फुंजियन फुंजियनेटर्स प्रोडेगनेसिस। ये है क्या? देखिए फुंजियन वेक्टर, एक तो आपका ये साइक्लोन से रिलेटेड था, और फुंजियन वेटर्स प्रोडिजिनस ये आपको याद रखना है डायनासोर। कहीं भी आपके लिए एमसीक्यू बनेगा तो वो डायरेक्ट पूछेगा आपसे ये भैया किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है डायनासोर से। ओके। उसके बाद है फिर हमारे पास MQ9UV। ये क्या है? ये ड्रोन है आपका, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कहाँ मिलती है आपको? कर्नाटका में। अच्छा, ये थोड़ा सा अंतर आपको पता होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क ये ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है नेशनल पार्क एज कंपैरिजन टू दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा प्रोटेक्शन होता है नेशनल पार्क में, और इसमें अलाउ नहीं होता किसी भी पर्सन को जाना। अ, अगर हम इसमें कुछ लोगों को छोड़ दें जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या है हमारे पास, यहाँ पर है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि ICRR। CRR ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमी में पढ़ेंगे ही, RR पढ़ेंगे, ठीक है। बट ICRR क्या है? ये एडिशनल कैश बैलेंस है। आरबीआई पूछती है भाई बैंकों से कि मेंटेन कर दी कीजिएगा अपना जो भी पैसा है ओवर एंड अबव दी CRR। CRR से ऊपर आपको मेंटेन करना है अपना रुपए। यू कैन से दैट इट्स ए इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। ओके, क्लियर कट है यहाँ तक? आगे चलते हैं फिर हमारे पास गति शक्ति विश्वविद्यालय। ये क्या है भैया? इसकी लोकेशन जो है वो है आपकी बड़ोदरा। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में। स्टेबलाइज कब हुआ था ये? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2022 में। ओके। इसका गोल क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि आपका बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। इसको स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग। ये कहाँ पर है? ये है आपकी तेलंगाना में, ये आपका रखना है। और इसकी अगर हम ये पॉपुलर है, ठीक है। इसका मॉडिफाई वर्जन जो है वो किसका है? ये नकाची आर्ट्स का। पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये मॉडिफाई वर्जन है नकाची आर्ट्स का, जिसको हम बोलते हैं चेरियाल स्क्रॉल। अब आपसे ये क्वेश्चंस बनेगा कि चेरियाल स्क्रॉल ये आपका मॉडिफाई वर्जन किसका है? तो आपको याद रखना ये है आपका नकाची। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये स्टोरी टेलिंग है, जैसे आपका बल्डीर्स कम्युनिटी, जिसको हम काकी पैडागुलू बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम, फिर हमारे पास आ जाता है सोवरन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB। ये चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ स्क्रीन लिख दिया। ये है क्या? इसका काम क्या है? देखिए इसका काम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के बिहाफ पे, ठीक है, इसको क्या करती है? इशू करती है आरबीआई, इसको यू कैन से दैट इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। और ये है क्या? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये आपको याद रखना है। और इशू की जाती है अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006। तो आपको इतना याद रखना है कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड जो है ना, वो आपका गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, और आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको इशू करती है, और जिसके अंतर्गत आती है उसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006। इसका जो टेन्योर है वो 8 ईयर, ठीक है। और ऑप्शन है वो 5 ईयर तक भी, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कितना है? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम तक आप इसमें गोल्ड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है हमारे पास वरना एक्सरसाइज। ये आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके। अब हम आ जाते हैं फ्रंट पेज पर। फ्रंट पेज हमारा क्या कहता है उसको देखने की हम कोशिश करते हैं। फ्रंट पेज है हमारे पास, समिट्स कंक्लूड्स मोदी कॉल्स फॉर वर्चुअल रिव्यू मीट इन नवंबर।
देखिए, अभी जो जी20 समिट्स हुई, तो जी20 समिट्स में हम यूपीएससी वालों के लिए क्या पढ़ने के लिए है? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको जी7, जी8, जी8 एंड जी20 इनको तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है कि ये कौन-कौन से कंट्री है, ओके? अब इसमें भैया क्या नया हुआ है, ये हमें समझना है। जी20 जो हुई है, उसमें देखिए एक तो आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस, ठीक है? और उसके बाद है अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप। ये 2 पॉइंट्स हैं जो इस इवेंट्स में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं, ओके? अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्या इस आर्टिकल्स में का कहने की बात कही तो पहले तो आपको ये समझना है कि जी20 में क्या-क्या है भई एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस और अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप अमंग द हाई पॉइंट्स ऑफ द इवेंट्स क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम देखते हैं इसका जो रिव्यू होना है यू कैन से दैट इसका कन्वीनियन होना है, वो वर्चुअली होगा नवंबर में और जो समिट्स हुई है 9-10 को सितंबर में, ओके? तो उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो कहाँ होगी आपकी ब्राज़ील में होगी। ठीक है? और इन 2 दिनों में जितने भी थोड़ा-सा मोदी जी ने बोला है उसके बारे में देखते हैं। इन 2 दिनों में हैव पुट फोर्थ मैनी थिंग्स, गिवन सजेशंस दैट हैव कम फॉरवर्ड टू सी हाउ देयर प्रोग्रेस ऑन द एक्सेलरेट्स। ठीक है? ये सारी कहानी है। उसके बाद हम देखते हैं इस समिट्स में हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट निकल के आया है वो अफ्रीकन यूनियन एंड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस। ओके? सो अब हम देखते हैं क्या है। ये तो हमारे लिए 2-3 दिन से हम कवर ही कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास मोरक्को क्वेक राइजेस अबव 21,000 सॉरी 2100 अल हाउस प्रोविंसेस सफर्स मोस्ट डेथ। तो ये एक्चुअली में क्या है ना अर्थक्वेक आया है मोरक्को में। तो वहाँ पे क्या हुआ है लगभग नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2122 लोगों की तो वहाँ पे डेथ हो गई और इंजर्ड हुए हैं लगभग 2400 लोग, है ना? और ये इसकी अगर मैं बात करूँ फ्राइडे की बात थी आई थिंक आज मंडे है और फ्राइडे को उसका जो मैग्नीट्यूड था वो लगभग 6.8 था, ठीक है? सो और लगभग 72 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द टूरिस्ट हब जो कि आपका मराकेच में पड़ता है, ठीक है? वहाँ पर और जो अटलस माउंटेन रेंज है, उस एरिया में इसको देखा गया जो 6.8 इसकी अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड है। सो ये आपका अर्थक्वेक है जिसके बारे में थोड़ा-सा दिया गया है। आगे देखते हैं फिर हमारे पास क्या आर्टिकल्स है। पॉइज़निंग मे हैव लीड टू डेथ ऑफ टाइगर इन नीलगिरी। यानी कि पॉइज़निंग से नीलगिरी में क्या हुआ है टाइगरों की डेथ हुई और लगभग ये 2 टाइगर थे, है ना? डेड और उनकी जो एज थी 3 से 8 थी बट डिस्कवर्ड ऑन द सैटरडे। तो देख रहे हैं किस तरीके से अभी हम चीता के बारे में तो पढ़ ही रहे थे, है ना? जो नामीबिया से लाए गए और वो उनकी किस तरीके से डेथ हुई। इसी तरीके से यहाँ पर है, हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली में कमिटमेंट तो यही है कि भई उनको पॉइज़न देके मारा गया और जो 2 टाइगर मिले हैं। तो थोड़ा-सा हम नीलगिरी के बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि नीलगिरी है क्या भई? इसका क्वेश्चन जब भी नीलगिरी वर्ड्स होता है तो थोड़ा-सा आपको इसको क्लियर होना चाहिए कि नीलगिरी है क्या? क्योंकि उसका एमसीक्यू यूपीएससी में कहीं न कहीं बनता है। ठीक है? और इनके जो सैंपल इनकी जो डेथ हुई है, उस सैंपल को इन्होंने फॉरेंसिक लैब को भेज दिया गया है ना? देखते हैं क्या आता है इसमें निकल के। तो थोड़ा-सा हम नीलगिरी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? और ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से डेथ हुई है। तो नीलगिरी हमारा रिलेटेड है यूपीएससी से। सो देखते हैं हम क्या है। ओके, नीलगिरी ऑफ़न रेफर्ड टू एज़ द नीलगिरीज़ भी बोलते हैं इसे, ठीक है? और जो ये कहाँ पड़ती है आपकी साउथ इंडिया में, ये आपको समझना है, नॉट इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपका ये आपका क्या है? नीलगिरी एरिया, ठीक है? अच्छा नॉर्थ साउथ इंडिया यहाँ कहीं पड़ेगा। सॉरी मेरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है मैप। देखते हैं लोकेशन की बात करें, तो नीलगिरी ये आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ये आपको थोड़ा-सा याद यहाँ पे देखना है, मैं ऐसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। वेस्टर्न पार्ट आपका पड़ेगा तमिलनाडु का, ओके? एंड सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया, ये आपको समझना है थोड़ा-सा और ये पार्ट जो है वो वेस्टर्न घाट कहलाता है एंड माउंटेन रेंज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, इसको वेस्टर्न कोस्ट भी कहते हैं। ये आपको थोड़ा समझना है। तो जो वेस्टर्न पार्ट है, यू कैन से दैट इधर का पार्ट, वो आपका तमिलनाडु में हो गया, ठीक है? और सदर्न पार्ट जो होगा आपका वो कट पड़ जाएगा कर्नाटक में, ये थोड़ा-सा आपको देखना है। उसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करें, तो नीलगिरी की बात करें ये जैसे यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, डेंस फॉरेस्ट है, कूल है, प्लीसेंट क्लाइमेट है और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है दोता बेटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये आपको याद रखना है कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन है? उसका नाम है दोता बेटा, ठीक है? और जो हाइट दी गई है वो 2637 मीटर है और फीट में बात करेंगे तो 8650 फीट है, ठीक है? जो कि अबव सी लेवल से है।
बायोडाइवर्सिटी, तो देखिए पॉइंट हमें समझना था अच्छी तरीके से, क्या पॉइंट निकालना था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये निकालना था कि ये वेस्टर्न पार्ट जो है आपका, वेस्टर्न पार्ट जो है वो आपका तमिलनाडु का है और सदर्न पार्ट जो है वो आपका कर्नाटका का है। दूसरा हमको उसमें देखना था हाईएस्ट पीक देखनी थी नीलगिरी की क्या है, यही होता है पढ़ने का तरीका। अब वहाँ तो 2 की डेथ हो गई बट ये नीलगिरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है तो उसको भी देख के चलेंगे ना। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये होम है सेवरल एंडेंजर्ड स्पीशीज, फ्लोरा, फ़ौना एंड इंक्लूडिंग नीलगिरी ताहार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। या नीलगिरी इसी के नाम से ये नीलगिरी है तो आप नीलगिरी इसको निकाल लेंगे, नीलगिरी ताहार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एंड इंडेंजर्ड माउंटेन गॉट स्पीशीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इसका एमसीक्यू बनने के चांस थे यूपीएससी में, तो लास्ट तो नहीं बना बट हो सकता है इस बार बने, ठीक है। हिल स्टेशन की बात करें तो नीलगिरी जो है हिल स्टेशन सच एज द ओईटी, ओईटी को बोलते हैं हम ओटा कैमोन्स या कैनूर या कोटागिरी, ठीक है। तो ये जो हिल स्टेशन है नीलगिरी का वो फेमस है ओटी, कैनूर और कोटागिरी, ओके। अच्छा, उसके बाद है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नोन फॉर द साइंस ब्यूटी एंड प्लीजेंट वेदर। नेक्स्ट चलते हैं हम टी एंड कॉफी की बात करें तो नीलगिरी हिल है वो उसके टी एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए जानी जाती है, आपको पता होगा। और इसमें से जो टी की बात हम करें तो वो है आपकी नीलगिरी टी का नाम है जो वहाँ मिलेगी। देखिए नीलगिरी ताहार मिल रहा है वहीं पे, नीलगिरी टी मिल रही है, गॉड मिल रही है और अरेबिका कॉफी मिल रही है। क्लियर कट है यहाँ तक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये देखना है क्या हमारे लिए नीलगिरी की जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा हमें देख लेना है, ओके। और ये है नीलगिरी आर ए इनहेबिटेड बाय वेरियस इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी, ये उसी के बारे में, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे की बात करें तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है और हिस्टोरिकल लाइन है, ये कनेक्ट करती है। ये हमें थोड़ा सा नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्लाइमेट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल हाईलैंड्स है जो कूल टेम्परेचर है, ठीक है। इट्स पॉपुलर एस्केप फ्रॉम द हीट ऑफ द इंडियन प्लेन ड्यूरिंग द समर मंथ्स। तो कुछ पॉइंट्स हमें इसमें से निकालने थे, ठीक है, वो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अब देखिए ये टाइगर तो हो रहे हैं, अब देखिए टाइगर को मैं यहाँ पे कवर भी करा सकता था, हालांकि टाइगर को मैं कई बार अपने लास्ट वीडियो में कवर करा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइगर कवर ना करा के आपका नीलगिरी कवर कराया है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। एप्पल कंट्री गेट्स ग्राउंड रेडी फॉर द कैनवस कल्टीवेशंस। तो कैनवस क्या होता है, आपने गांजा देखा है, ये गांजा है ना, ये जो गांव में रहते हैं ना उनको पता होगा, इसको आप हेम्प भी बोलते हैं, हेम्प। तो ये जो गांजा होता है ना इसको लोग क्या करते हैं हुक्के में भर के पीते हैं, जो गांव के लोग हैं वो इसको जानते होंगे। तो एप्पल कंट्री कौन है भैया, ये तो हमने पहली बार सुना, नहीं पता हमें। देखिए जिनको पता है वो बेटर है, जिनको नहीं पता उन्होंने पहली बार सुना है। तो एप्पल कंट्री को हम देखने की कोशिश करते हैं, भाई एप्पल कंट्री कौन सी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं हम क्या है। देखिए एप्पल कंट्री ये रेफर करती है रीजन एरिया फॉर द देयर एप्पल प्रोडक्शंस के लिए, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर क्या है इसमें, बस इतना है जहां पर एप्पल होता है उसी को हम एप्पल कंट्री कहते हैं, दैट्स इट, कुछ है नहीं इसमें, ओके। नेक्स्ट क्या है, एप्पल हिल। जो एप्पल हिल है आपका कैलिफोर्निया यूएसए, ये जो रीजन है कैलिफोर्निया के, ये फेमस है इसके एप्पल ऑर्चिड्स के लिए, एप्पल पाइस के लिए एंड अदर एप्पल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें इंडिया में, ये अब देखिए ये तो ओवरऑल वर्ल्ड की बात है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन स्टेट ऑफन रेफर टू एज अ एप्पल कंट्री, ठीक है। तो आपके लिए अगर क्वेश्चंस बन जाए कि हिमाचल प्रदेश को, मैंने यहाँ लिख दिया है वैसे, मैं यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन बनाता है इसको, जैसे एप्पल कंट्री किसे बोला जाता है इंडिया में, तो आपको याद रखना भैया ये हिमाचल प्रदेश है। और ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंट एप्पल कल्टीवेशन, जैसे आपका शिमला, किन्नूर, कुल्लू, है ना, ये उनके एरिया हैं जहाँ पे ये चीज़ होती है, ठीक है। वेस्टर्न कैप की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, द वेस्टर्न कैप रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका इज नोन फॉर इट्स एप्पल ऑर्किड्स एंड एप्पल एक्सपोर्ट्स के लिए। अब जैसे हमारे पास हैवेक वाई न्यूजीलैंड, दिस रीजन इन न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द कंट्री प्राइमरी एप्पल ग्रोइंग एरिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड दिया है बट हमको समझना था कि भाई एप्पल कंट्री हमारे इंडिया में किसको बोला जाता है, तो वो है हिमाचल प्रदेश, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं हम, जैसे अगर हेम्प की बात करें तो ये बोटानिकल क्लास ऑफ कैनवस सैटिवा कल्टीवेशंस ग्रो स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज के लिए। तो हेम्प को, ऐसी बात नहीं है कि गांजा जो है नशेड़ी लोग इसको यूज करते हैं ना, इधर इधर साइड में थोड़ा सा यूपी साइड में जो हेम्प को यूज करते हैं उसको गजेड़ी बोला जाता है, हिंदी में बता दूं आपको, गजेड़ी, ठीक है। सो ये कैनवस सैटिवा कल्टीवेशंस है,
ये एक्चुअली में इंडस्ट्री और मेडिकल यूजेस के लिए इसको ग्रो किया जाता है और ये प्रोड्यूस होता है हिमाचल प्रदेश के कई पार्ट्स में और एक्चुअली में ये तो इल्लीगल है अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोप सब्सटेंस के अंतर्गत यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1995 के अंतर्गत। तो इसको क्या कर दिया है, इल्लीगल ड्रग के अंतर्गत लेके आते हैं जिसको हेम्प को। बट क्या है भाई, और ये बैन है, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग रिजाइन एंड फ्लावर फ्रॉम द प्लांट्स। लेकिन जो लॉ है वो डिटरमाइन करता है कि इसका मेथड और एक्सटेंट ऑफ इट्स कल्टीवेशन फॉर द मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसी बात के लिए फाइट रहती है आपस में कि भाई लॉ क्या कहता है और उसके बाद नार्कोटिक ड्रग एंड साइक्ट्रोपिक सब्सटेंस क्या कहता है। तो इन दोनों में यही मतभेद है कि लॉ तो ये कहता है भाई ठीक है मेडिकल यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं और वो कहता है कि ये आपका ड्रग के अंतर्गत आता है। ओके, अच्छा अब कैनवास कल्टीवेशन की बात करते हैं। तो कैनवास कल्टीवेशन क्या है भाई, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। चलिए, ये रहा। ओके, कैनवास कल्टीवेशन जो है वो आपका कैनवास प्लांट्स के रूप में होता है वेरियस पर्पज जैसे मेडिकल और रिक्रिएशनल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। कुछ इसके की पॉइंट्स उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम वैरायटी की बात करें कैनबिस की, तो जो कैनवास प्लांट्स जो है ये डिफरेंट वैरायटी हैं। इनमें से दो जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपके पास है कैनबिस सैटिवा, ओके, एंड कैनबिस इंडिका, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये कैनबिस एक और है इनमें से कैनवास रूडलेस, ठीक है। ये जो वैरायटी हैं डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स हैं, अपीयरेंस एंड केमिकल कंपोजिशंस। ओके, लीगल स्टेटस की बात करें हम तो लीगलिटी ऑफ द कैनवास कल्टीवेशन ये वाइडली अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ कंट्री हैं, स्टेट हैं, लीगलाइज करती हैं इट फॉर बोथ मेडिकल एंड रिक्रिएशनल यूज के लिए, व्हाइल द अदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कुछ कंट्री तो उसको वही यूज करते हैं, ठीक है, मेडिकल पर्पज के लिए आप इसको यूज कीजिएगा, बट कुछ रेस्ट्रिकेट कर देती हैं इनको, ठीक है। कल्टीवेशन मेथड की बात करें तो जो कैनवास है ये ग्रो होता है इंडोर आउटडोर में भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, इंडोर आउटडोर क्या है, घर के अंदर भी करो चाहे घर के बाहर भी करो। और इन अ ग्रीन हाउस गैस इस टाइप का बॉक्स बना होता है उसमें भी आप इसको कर सकते हैं कैनवास को, ठीक है। इंडोर कल्टीवेशन अलाउ फॉर द प्राइसेस कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट कंट्रोल लाइक लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। और आउटडोर जो कल्टीवेशन है आपका ये नेचुरल सनलाइट्स और ग्रीन हाउस कल्टीवेशन से ये कंबाइन करता है एलिमेंट ऑफ दी बोथ्स, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें कैनवास के बारे में पढ़ना था। अच्छा आगे क्या है, फिर ये सारी चीज़ें हैं, इसमें मेल एंड फीमेल प्लांट भी होते हैं। जैसे अगर हम देखें फीमेल कैनवास प्लांट जो प्रोड्यूस होता है फ्लावर, जो फीमेल वाले होते हैं वो तो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं जिसको बड्स बोलते हैं, एंड कंटेन द डिजायर कंपाउंड। और जो THC यू कैन सी द टेट्रा हाइड्रोकैनिवनल एंड CBD यू कैन सी द कैनाबायोडन, ठीक है, ये दोनों आपके कंपाउंड्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और मेल प्लांट्स की बात करें तो ये पोलन, ठीक है, एंड नॉट and if not removed they can pollinate females and reducing the quality of the birds, क्योंकि उसकी क्वालिटी फीमेल वाली क्वालिटी को थोड़ा सा ये क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। जो इंडोर कल्टीवेशन है वो आपका हाई इंटेंसिटी आर्टिफिशियल लाइट है, हाई प्रेशर सोडियम यू कैन से दैट HPC और LED लाइट्स, ठीक है। और जो लाइट साइकिल्स 12 आवर्स, इनमें क्या चाहिए आपका, लाइट चाहिए, डार्कनेस भी चाहिए एज लाइक द इंसान की तरह। ओके, सो ये उसी के बारे में थोड़ा सा हमने किसके बारे में पढ़ लिया, आपका कैनवास कल्टीवेशन के बारे में। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉ क्या बोलता है उसके बारे में, और उसके बाद नार्कोटिक आपका विभाग क्या बोलता है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाएं तो ये है आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द ड्रग पॉलिसी 1985 में। इसको ऑब्जेक्टिव था इसका प्रिवेंट करना, रैम्पेट करना इस ड्रग को, है ना, फॉर द सोसाइटी के लिए। बट द वार ऑन द ड्रग had lead the creations of the dangerous drug mafia। इन्होंने क्या किया भाई, बहुत ज़्यादा इसको ड्रग में यूज़ करना कर शुरू कर दिया। एक तो ड्रग समझते रहे ना, दवा वाला, और एक ड्रग, है ना, जिसको जो यंग युवा होते हैं 25 साल से लेकर 30 साल तक वो बार में जाते हैं और इसको आप आम भाषा में गंजेड़ी कह सकते हैं ना, नशेड़ी। सो वही है, उन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया, ड्रग माफिया एंड हर्डल्स ऑफ द स्कोर ऑफ फिर ह्यूमन राइट्स वायलेंस एंड इनमेंस प्रीशियस लाइव्स डिस्ट्रॉयज। इससे कई लाइफ जो है वो क्या हुई, डिस्ट्रॉय हुई। उसी के बारे में थोड़ा सा, बट आपको बस अब इसमें से हमारे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है एप्पल कंट्री क्या है, व्हाट इज एप्पल कंट्री। सो यू कैन से दैट इट्स ए हिमाचल प्रदेश। अब कंट्री से आप सोचेंगे भैया वो तो स्टेट है, ये कैसे हो गया, यही कंफ्यूजन रहेगा, यूपीएससी यही घुमाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि कैनवास जो है वो लॉ क्या बोलता है उसके बारे में। लॉ तो भैया ये बोलता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, बट जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि भाई ये ड्रग है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें इसमें निकालना क्या है,
और निकालने के लिए हमारे पास यही था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया जो भी था इसमें पढ़ने के लिए। अब हम आ जाते हैं आदित्य L1 की। अगर हम बात करें तो आदित्य L1 कंप्लीट कर लिया है इसने अनदर अपनी जो स्टेप है, ठीक है, और जर्नी टुवर्ड द सन्स। और इसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आई थिंक 15 को है, यानी कि अर्थ मैन्यूवर बाउंडेड जो है, सॉरी, अर्थ बाउंडेड मैन्यूवर वो आपका होगा 15 अगस्त 2023 सितंबर को, सॉरी, ओके। यानी कि आपका लगभग 2 घंटे का होगा ये मैनूवर्स, ठीक है। सो देखते हैं द थर्ड अर्थ बाउंडेड मैनूवर जो आदित्य L1 के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, मैंने कई बार आपको बताया कि आदित्य L1 जो है वो लैग्रेंज L1 पॉइंट पर है और ये हेलो ऑर्बिट में आपका इंसर्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद ये इंडिया का पहला जो सन की स्टडी करने वाला ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी थी जब भी इसका नाम आया आदित्य L1 का। उसके बाद आपको ये भी बताया था मैंने, इसको किसने लॉन्च किया है, PSLV, ठीक है, और C57 आई थिंक, ओके। उसके बाद देखते हैं इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन टू स्टडी द सन वाज सक्सेसफुली, ठीक है, इसने परफॉर्म कर लिया है संडे को और आपका नेक्स्ट अपने स्टेप में चल दिया है। देखिए जिस तरीके से हमने चंद्रयान को भेजा था ना, फर्स्ट उसने अर्थ को बाउंडेड किया इस तरीके से, है ना, तो ये भी अपना फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप इस तरीके से ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये मैनूवर है आपका, इसको ट्रैक कर रहा है टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड्स जो नेटवर्क है ISTRAC, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। और ये थर्ड अर्थ बाउंडेड मैनूवर इसने कंप्लीट कर दिया है, EBN हैशटैग, राइट, ठीक है। उसके बाद इसको और कौन देख रहा है, इसको इसरो ग्राउंड स्टेशन जो कि मॉरिशस में है, और बेंगलुरु SDSC FHAR आपका पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है, वो भी इसको ट्रैक कर रहा है। और इसकी न्यू जो ऑर्बिट होगी वो आपकी 296 किलोमीटर इंटू 71766 किलोमीटर्स, ठीक है, द स्पेस एजेंसी ने बोला है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट मैनूवर होगा वो जो कि EVN यानी कि अर्थ बाउंडेड मैनूवर जिसको हम बोलेंगे #4, वो आपका लिस्टेड है 15 सितंबर को। ये थोड़ा सा आपको समझना है, ओके। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ये इंसर्ट का होगा, ये आपको थोड़ा सा क्लियर करना है हेलो ऑर्बिट में, ये आपके प्रीलिम्स के लिए है। और हेलो ऑर्बिट हो गया, ओके। उसके बाद इसका लॉन्च व्हीकल आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किस पॉइंट पर है, L1 पर है, ठीक है। और जो कि 1% है क्या, जो पृथ्वी से यानी कि आपका अर्थ से जो सन की डिस्टेंस है उसका 1% एरिया में ये आपका डिस्टेंस में क्या है वहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा। सो ये आदित्य L1 विल बी स्टे अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी कि लगभग 15 लाख किलोमीटर है, वो अर्थ से ज़्यादा दूर नहीं गया है, ठीक है। किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ डायरेक्टेड टुवर्ड द सन विच इज द अबाउट 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। कैनवास हमने कर लिया, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉस्किटो कंट्रोल ऑन अपग्रेड्स। देखिए ये मॉस्किटो को लेकर ना कई बार बहुत चलता रहता है, ये मच्छर ने ना इतना परेशान कर रखा है साइंटिस्टों को कि कई बार, अब देखिए डेंगू है, डेंगू कहा जाए तो एक बहुत हल्की डिजीज है, बट हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है ऐसी, है ना। एक व्यक्ति को अगर डेंगू हो जाता है तो उसका लगभग मान लो 10 से लेके 15 हज़ार का खर्चा आ जाता है। फैमिली में अगर 4 लोगों को हुआ तो उसका खर्चा मान लीजिए आप 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 60,000, और ये हर साल आता है ना। और फिर उसके बाद जब आप इसकी दवा लेने के बाद जब फ्री होते हैं तो कुछ ना कुछ ये साइड इफेक्ट छोड़ के जाता है ना, क्योंकि इसमें कई ऐसी वैक्सीन लगी जाती हैं जो एक्चुअली में डेंगू के रेफरेंस से नहीं है, वो सिर्फ आपकी फीवर में काम करती हैं, बट उनको लिया जाता है एज यूज ऑफ द डेंगू। सो इस वजह से कई सारे साइड इफेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो यही है, जेनेटिक इंजीनियर इसमें काम करना चाह रहे हैं हम, वही कि क्या करेंगे अब, जो मॉस्किटो की मच्छर में क्या होता है, एक डंक होता है जिसके थ्रू क्या फैलता है, आपका डेंगू फैलता है, ठीक है। तो उस डंक को वो सेल्स को कट करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ और पुट करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था साइंस एंड टेक में, है ना, किस तरीके से सेल को कट किया जाता है। फिर क्या होगा, जब वो मच्छर दूसरे मच्छरों को प्रोड्यूस करेगा, है ना, तो वो जो मच्छर आने वाली पीढ़ी होगी उनकी, वो आपको डेंगू नहीं फैलाएंगे, यानी कि वो सीधा हिट कर रहे हैं, वैक्सीन पे नहीं जा रहे, वैक्सीन पे नहीं जा रहे, देख रहे हैं आप, लेबोरेटरी में ना जाके हम सीधा डेंगू पे जा रहे हैं कि भाई जहाँ से ये डेंगू हमको फैला रहा है ना, उसका वही पार्ट कट कर दो, वो पार्ट कट कर दोगे तो जब उसकी आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें वो पार्ट ही नहीं मिलेगा, अब वो आपकी बॉडी पे बैठेगा तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग है, थोड़ा सा देखते हैं इस आर्टिकल को क्या है। ये मैंने आपको बताया, देखिए अब देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपने वर्ड देखा इंजीनियरिंग, भाई मच्छर में इंजीनियरिंग करने का क्या काम है, काम तो यही है ना, तो उस पार्ट को हटाओ। जैसे इंजीनियर क्या करता है, वो मकान का आपका उसने दे दिया कि भाई ठीक है इस मकान में इतना पार्ट हटाओ इतना जोड़ो, है ना, तो वही इसमें किया जा रहा है। थोड़ा सा देखते हैं क्या है। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें
और ये नहीं कि मच्छर अभी का है, ये लगभग आप देखेंगे 70 मिलियन ईयर 70 मिलियन पुराना मच्छर है। ये नहीं है कि अभी जो गंदगी हम फैलाते हैं उसकी वजह से फैलाता है, नहीं ऐसा नहीं है। और ये वो भी कब से है, ये है आपका इजिप्टियन जो मम्मीज़ होती थी पहले, जैसे मम्मीज़ आपने सुनी होंगी, मम्मीज़ एक मम्मी होती है ना? एक मम्मीज़ होती है, दोनों में अंतर है। ममीज़ का मतलब क्या होता है, उसमें जैसे बॉडी को उसके साथ जैसे बकरी रख दी, है ना? या उसके खाने का सामान रख दिया, कुछ बर्तन रख दिए, उसके बाद उनको गाड़ दिया जाता है ज़मीन में, है ना? ये इजिप्ट में ज़्यादा होता है। जो पिरामिड बने हैं ना, वो ये बताते हैं कि मम्मी पे ही बने हैं। तो ये लगभग 2000 बिफोर कॉमन एरा, यू कैन से दैट बिफोर सेंचुरी, है ना? तो 2000 पहले ये बीमारी आई थी जिसका नाम था मलेरिया। अब भाई मलेरिया कैसे फैलता है? डेंगू तो चलो चल रहा है अभी, मलेरिया जो है वो आपका मच्छर के थ्रू फैलता है, ठीक है? तो 2000 साल पुरानी बात है ये। जब मलेरिया आया और वो भी किस पीरियड में? इजिप्टियन में, ठीक है? तो ये कोई नई बात नहीं है कि भई मच्छर अभी हमें बीमारी फैल रहा है, नहीं। तो उसी को कट करने की बात हो रही है कि भई क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अपार्ट फ्रॉम द मलेरिया व्हिच क्लेम द और भी बीमारी होती हैं जिससे। और अगर हम बात करें तो 250 मिलियन लगभग आपका 250 मिलियन जो है मॉस्किटो सर्व करता है ना? वो भी वेक्टर फॉर वेरियस डिजीज़ जैसे कौन-कौन सी बीमारी होती है उससे? डेंगू, पर्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते कि मलेरिया और डेंगू, थोड़े से नाम गिना रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। डेंगू, जीका, लिम्फेटिक फिलारिसिस, येलो फीवर ये भी बीमारी है इससे, ठीक है? और अंडरस्टैंडिंगली ऑन रिलेशनशिप विद दीज़ टिनी ब्लड सकिंग इंसेक्ट बीन फ्रॉम द कॉर्डियल्स, ओके? सो उसी के रिगार्डिंग है। अब थोड़ा-सा हम मैंने आपको इसका ओवरव्यू बता दिया कि इस आर्टिकल्स में देने की क्या कोशिश की है। और देखिए जिस तरीके से अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से क्या होता है कि अभी मैं बताऊँ कि पेड़ काटे गए जब हाईवे बनाए गए, ठीक है? या फिर मान लीजिए स कहीं शहर भी स्थापित किए जा रहे हैं, तो उस टाइम भी क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना? तो इससे भी कई डिज़ीज़ फैल रही हैं, तो रैपिड अर्बनाइज़ेशन होने की वजह से भी बर्ड पॉपुलेशन भी बढ़ रही है ना? और उसके बाद देख रहे हैं आप मॉस्किटो जो बॉर्न डिज़ीज़ है, एज़ लाइक मैंने डेंगू, मलेरिया, है ना? उसके बाद दीज़ है ये भी वो भी अब न्यू टेरिटरी बनेगी तो न्यू डिजीज़ बनेगी, है ना? तो उसी के रिगार्डिंग है ये। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं जैसे थोड़ा-सा मैं इस टेक्नोलॉजी को आपको जिस्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जिस्ट में क्या दिया है देखिए, ये है आपके ड्राइव टेक्नोलॉजी जिसको कंसीव कर रहे हैं ऑस्टिन्स बर्ड्स, जो प्रोफ़ेसर हैं एक आपके इंपीरियल कॉलेज लंदन के। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये 2003 की बात थी। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था रॉयल सोसाइटी प्रोसीडिंग, क्लियर है? इन्होंने क्या किया कि भई हम उस प्रोटीन को कट करेंगे जो मॉस्किटो डीएनए एट अ पार्ट दैट डज़न्ट एन्कोड एज़ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन द जीनोम्स और उसकी जब हम ट्रिगर करेंगे नई नेचुरल मैकेनिज़्म को इन द सेल containing the DNA to repair and force the cell to incorporate a sequence इसको हम बोलेंगे ड्राइव सीक्वेंस यानी उस पार्ट को हम कट कर देंगे और न्यू पार्ट्स को हम वहाँ पे क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे, ठीक है? 2020 की रिपोर्ट क्या करती है? जेनेटिकली मॉडिफाई की बात करें तो मॉस्किटो को हम देखिए यहाँ पे नाम दिया है, एक कोड वर्ड दिया है OX5034 was released in a country in Florida and Texas. इसको जेनेटिकली मॉडिफाई मेल 0 सॉरी नॉट ए 0 OX5034 mosquito mated with the female mosquito but self-limiting gene prevented female offspring from the surviving male mosquito would then disappear from the environment after around the dozen generation, okay? अगर ऐसा कुछ हो जाता है, इंजीनियरिंग हो जाती है इसमें मॉस्किटो में, तो फिर सिंपल सी बात है डेंगू और मलेरिया फैलना इतना नहीं होगा जितना अभी हो रहा है, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन द क्राइम ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। इस आर्टिकल में देखिए आर्टिकल कई बार न्यूज़ में रहा और इसको टेक्स्ट में कंप्लीट करने की कोशिश की गई। क्या है? देखिए आपने देखा होगा अभी किस तरीके से इन्होंने नाम चेंज कर दिया। इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया। इस तरीके से कुछ धाराएँ भी चेंज करी गई। पहले आईपीसी आप बोलते थे ना, अब आईपीसी आप भूल जाइए। आईपीसी नहीं बोलेंगे भाई। यानी कि जो इंडियन पीनल कोड था, अब उसकी जगह आ गया भारतीय न्याय संहिता। नाम चेंज करने में बेटर है, सब कुछ चेंज हो रहा है ना? इस पे तो कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं। तो ये है आपका भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी चेंज हो गया। अब आईपीसी अगर आपने बोला तो कोई मतलब नहीं है, कोई जानेगा नहीं आपको, कौन हो आप भाई? इंडिया में नहीं रह रहे, आप आईपीसी बोल क्यों रहे हैं? भाई उसका तो नाम चेंज हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया, है ना? तो उसमें क्या था कि भई आपने क्या किया, किसी फीमेल को बोला कि ठीक है, किसी औरत को बोला कि भई हम आपका प्रमोशन करा देंगे, आप जॉब में आइए हमारे यहाँ। उसके बाद फिर आपने सेक्सुअल रिलेशन बनाए। तो भारत जो आईपीसी था वो आपका क्रिमिनल ले जाता था कि भई ये आपका जो है कंसेंट के थ्रू हुआ है सॉरी कंसेंट के थ्रू हुआ है तो ये आपका क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं होगा। बट भारतीय न्याय संहिता अगर आपने ऐसा किया
तो आपका आई थिंक 10 साल की सज़ा और कुछ ना कुछ उसमें फाइन भी है। यस, 10 ईयर का आपकी पेनल्टी होगी और सॉरी 10 ईयर की आपकी इम्प्रिज़नमेंट होगी, उसके साथ कुछ पेनल्टी भी लगेगी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। ठीक है? सो देखते हैं क्या है, अगर एक यहाँ पे दिया है अ मैन प्रॉमिस करता है मैरी वूमेन, मन्ने उसने बोला कि भई ठीक है आप हमारे यहाँ जॉब करते हैं, हम शादी कर लेंगे आपस में। अब यहाँ पे उन लोगों ने प्रॉमिस कर लिया आपस में, उसकी कंसल्ट है वूमेन की, ठीक है? फिर फाइनल उसने मेंस ने सेक्सुअल रिलेशन बनाए। तो भारतीय न्याय संहिता इसको बहुत लंबा ले जाएगा, 10 साल खींचेगा आपको जेल में एंड देन फिर आपके सब और कुछ पेनल्टी भी लगेंगी, है ना? सो यही दिया है, विल अमाउंट द क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा और वो भी ये किस सेक्शन में आएगा? ये सेक्शन जाएगा आपका 69, ठीक है? ऑफ प्रपोज्ड भारतीय न्याय संहिता 2023 वाला जो बिल है, ये रिप्लेस करता है किसको? इंडियन पीनल एक्ट जो है आपका 1860 वाला, ये मैंने अभी आपको बताया और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज एज़ ए ऑफेंस। अभी प्रेज़ेंट में इस ऑफेंस की बात करें तो ये कर्व आउट नहीं करता किसको? सेपरेटली इन द आईपीसी। ये कोर्ट हैव डील विद द सिमिलर केस थ्रू द अदर प्रोविजंस विद इन द क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क। ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको पेनल्टी बता दी, सज़ा बता दी, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? अब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया अमित शाह ने, तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। भई क्राइम जो है ना, वो वुमेन के अगेंस्ट इसी के थ्रू होता है। अब क्या होता है, जैसे वुमेन्स गई किसी मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल वो गाँव की कोई लेडीज़ है, अब उसको दिल्ली में जॉब चाहिए, ठीक है? तो वो दिल्ली गई और उसने जॉब अटेंड की और उसके बाद वहाँ वो जो मालिक बैठा है ना, मैनेजर, उसकी निगाह इस पे लड़की पे थी। उसने क्या किया फिर, बोला कि भई ठीक है, हम शादी कर लेंगे आपस में। उसके बाद वो मुकर जाता है इससे कि भई डिनाई कर देता है कि अब शादी नहीं करेंगे हम। तो उसने जो शादी का प्रॉमिस किया आपका 1 से लेके 1.5 साल तक, ठीक है? इस बीच उसने सेक्सुअल रिलेशन बनाए उसके साथ, उसके बाद उसने डिनाई कर दिया कि अब हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है? अब इसमें क्या था, इसके लिए पहले क्राइम नहीं था, अब भाई क्राइम है, 10 साल की जेल है आपको अगर ऐसा किया है आपने। अगर उस लेडीज़ ने बोल दिया कि ऐसा किया है इसने विद द प्रूफ, ओके? सो वही है, उन्होंने क्या बोला है, व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द बिल होम मिनिस्टर्स अमित शाह सेड crime against the women and many social problems faced by them have been addressing in the bills. पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में, इंटरपोज विद द वुमेन अंडर द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशंस एंड फॉल्स आइडेंटिटी विल अमाउंट टू क्राइम्स। क्लियर कट है यहाँ पे। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लियर दिया है, भई आपने प्रमोशन की बात की, हम आपका प्रमोशन करेंगे या एम्प्लॉयी है वो आपकी, ठीक है? और आपने उसको प्रॉमिस किया है मैरिज का, तो डेफिनिटली आपको क्या होगा? जेल होगी, ओके। अच्छा 2016 की बात करें तो दिल्ली में जो रेप केस की कुछ यहाँ पे डिजिट दिए गए उनको बताऊँगा मैं आपको। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इन्होंने लगभग 10,000 आपका है 68 ऐसे सिमिलर केस हैं, है ना? जो पर्सन ने पहले उनको मैरिज का यू कैन से दैट जॉब कर रही हैं और जॉब के टाइम पे उनको मैरिज का झांसा दिया कि हम शादी करेंगे। उसके बाद उसने सेक्सुअल रिलेशन बनाए, 1.5 साल बाद मना कर दिया, 1 साल बाद मना कर दिया, ओके? या 6 महीने बाद मना कर दिया। तो ऐसे लगभग 10,000 केस हैं, है ना? तो मैरी विक्टिम्स और 2015 की बात करें तो 7,655 कुछ केस ऐसे हैं, ओके। उसके बाद हम जजमेंट देखते हैं कुछ। एक जजमेंट था उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे एक कहानी क्या हुई कि भई एक वुमेन जो थी वो आपकी ओबीसी थी, अदर बैकवर्ड क्लास। अब उसमें कोई भी हो सकती है, मुस्लिम हो सकती है, राजपूत हो सकती है, यादव हो सकती है, ओके। और एक ब्राह्मण थे। उसकी स्टोरी भी दी है। जो जजमेंट आया था उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाला 2003 वाला। तो उसने भाई क्या किया, ब्राह्मण ने उसको लेडीज़ को रखा अपने साथ, ठीक है? फिर अब लेडीज़ जब उसके साथ रह रही है तो लेडीज़ की तो कंसल्ट होगी ना भई। लेडीज़ उसके साथ बिना कंसल्ट के कैसे रह सकती है? उसकी कंसल्ट होगी, अब वो ब्राह्मण के साथ रही, ठीक है? अब ब्राह्मण ने क्या किया, यहाँ पे दिया है, अ वुमन फ्रॉम द एन ओबीसी कास्ट एक्यूज्ड अ ब्राह्मण मैन ऑफ रेपिंग एंड इम्प्रेग्नेटिंग हर। यानी कि उसने एक उस पे ब्राह्मण पे ये लगाया आरोप कि भई इस व्यक्ति ने सेक्सुअल हरासमेंट किया और इस तरीके से मेरे को रखा, है ना? बट फाइनल क्या हुआ, वो मुकर गया, भई मेरे को शादी नहीं कर रही, क्या है, क्या नहीं है। तो द मैन प्रॉमिस्ड टू मैरी हर बट लेटर रिंगेज्ड ऑन द प्रॉमिस। वो हट गया अपनी प्रॉमिस से। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच क्या कहती है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो है ना उसने बोला कि देयर वाज़ नो एविडेंस टू शो लैक ऑफ इंटेंशन इन स्टेट्स सिंस द पार्टीज बिलोंग टू द डिफरेंट कास्ट। पहली बात तो ये डिफरेंट कास्ट के हैं, ठीक है? एक ब्राह्मण है, एक ओबीसी है। उसके बाद है जो विक्टिम है हैड टू बी क्लियर कंसेंस ऑफ द स्टिफ अपोजिशंस। वो भाई उसका अपोज भी कर सकती थी बट ऐसा नहीं। द रिलेशनशिप वुड फेस एंड दिस वाज नॉट केस ऑफ द मिसकंसेप्शन। ये जो केस है ना वो मिसकंसेप्शन में नहीं आता।
सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है 69 अभी मैंने आपको बताया ये प्रपोज करता है जो भारतीय न्याय संहिता है यानी कि 2023 वाली, ये आइडेंटिफाई करेगी सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड ऑफेंस, ओके। और 69 अभी मैंने आपको बताया ये क्रिएट करता है दो वायलेशन, जैसे आपका मान लीजिए डिसीटफुल मीन का मतलब है अगर फॉल्स प्रॉमिस किया है मैरी का, फॉल्स प्रॉमिस यू कैन से दैट आप जॉब में थे और उस बंदे ने बोल दिया भाई ठीक है हम आपका प्रमोशन कर देंगे, आप शादी कर लेंगे, बट ऐसा नहीं करते हैं लोग, है ना। false promise to employment और promotion and inducement और marrying after the suppressing identity, और उसके बाद उसने मना कर दिया कि सारी चीजें, ओके। सो ये आपके समझ में आ गया होगा थोड़ा सा क्या है, ये उसी के रिगार्डिंग था ऑन द क्राइम ऑफ द फॉल्स प्रॉमिस टू द मैरी। ऐसे क्राइम जो है ना वो दिल्ली बॉम्बे में बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। रीजन क्या है कि गांव की महिला होती हैं और वो शहर में जाके जॉब करती हैं, तो नॉर्मल उनको नहीं पता होता है कि लोग कैसे हैं वहाँ पे, दो दो तीन तीन बीवियां रख रहे होते हैं, तीसरी इनसे भी शादी की प्रॉमिस कर देते हैं, फिर प्रेशर उधर से पड़ता है तो फाइनल वो मना कर देते हैं। पर उनको क्या पता कि अब भाई भारतीय न्याय संहिता क्या करेगा तुम्हारे संग, 10 साल की जेल देगा तुम्हें, ठीक है, अगर ऐसा काम करते हैं तो, ओके। उसके बाद देखते हैं फिर हमारे पास आर्टिकल्स है अफ्रीकन यूनियन लीडर्स वेलकम एडमिशन इन इनटू G20। बहुत अच्छी बात है, G20 में अभी हम दो चीजें, एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस और अफ्रीकन यूनियन। देखिए मैंने ना कल बहुत अच्छे तरीके से अफ्रीकन यूनियन को आपको क्लियर किया था कि क्या है क्या नहीं है। तो जो अफ्रीकन यूनियन के लीडर है ना वो बहुत खुश हैं, ठीक है भाई, अब हम G20 में शामिल हो गए। हो सकता है मे बी इसका नाम भी चेंज हो, नाम चेंज करने में तो दुनिया में आ गए हम। G20 का नाम एक और जुड़ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट तो ये हो जाएगा आपका G21 और यहाँ पे शायद लिखा हो अफ्रीकन यूनियन। सो क्या है यहाँ पे देखते हैं अफ्रीकन लीडर्स वेलकम टू anonymous decision by the G20 country to admitted to African यूनियन आज इट्स 21st मेंबर्स, 21 मेंबर इसमें हो सकता है। देखिए अभी मैंने यही कहा नाम चेंज हो सकता है। ऑन नेवर टू वेलकम अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर, ये परमानेंट है, ठीक है, G20 फैमिली का। और ये स्ट्रेंथ जो है G20 की आल्सो स्ट्रेंथ द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भाई हमारे मोदी जी की तो बात कहने का तरीका ही अलग है, अंदाज ही अलग है उनका, जब भी कोई बात कहते हैं तो टोटली डिफरेंट होती है। अफ्रीकन लीडर अफ्रीकन मिस्टर मोदी व्यू इन देयर रिएक्शंस टू द इंक्लूजन्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, ओके। सो ये सारी कहानी है G20 में। मैंने अभी आपको बताया दो ही इवेंट्स अब तक हमें इंपोर्टेंट लगे हैं, एक तो अफ्रीकन यूनियन और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास आर्टिकल रशियन, ये आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने भाई प्रशंसा की इंडिया की भाई फॉर द समिट स्टेटमेंट सक्सेस। भाई जो हमारी G20 समिट्स है वो सक्सेस रही और उसके चक्कर में उन्होंने हमारी प्रशंसा की, बहुत अच्छी बात है। व्लादिमीर पुतिन तो नहीं आए, है ना, और चाइना पता नहीं क्यों रूठा बैठा है हमसे, और वो तो जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं वो शामिल नहीं होता। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उसने अपना मैप जारी कर दिया और भाई बोल दिया कि अरुणाचल प्रदेश, आई थिंक यस, अरुणाचल प्रदेश हमारा जो कंप्लीट है और अक्साई चीन, ये तो भाई हमारे नक्शे में आता है, इंडिया वाले तुम लोग हटो यहाँ से, ये सब ऐसी उलट पुलट बातें करता रहता है अपने लोगों से। सो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे क्या है, ये तारीफ की गई है फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, और उन्होंने क्या बोला है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर है आपका ये माइलस्टोन होगा कि भाई पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया में G20 समिट हुई, वो भी सक्सेसफुली हुई विदाउट एनी ब्रेकेज। और इसमें मुद्दा आपने उठाया, चलिए ठीक है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को उठाया, अफ्रीकन यूनियन को उठाया, बट आपने यूक्रेन को उठाया, ये बहुत अच्छा लगा। ये बात इन्होंने बोली कि भाई यूक्रेन को उठा के आपने बहुत अच्छा किया। रीजन क्या है कि रशिया और यूक्रेन में जो फाइट चली आ रही है अभी भी ये फाइट सॉल्व नहीं है ना, क्योंकि कई बार उनके जो ग्रेन वाला प्रोसेस है वो भी रोक दिया जाता है, ये सारी चीजें। और फॉरेन मिनिस्टर ने और क्या बोला है इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि भाई जो भी मिलिट्री और टेक्निकल सप्लाई है इंडिया को, जो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में थोड़ी सी रुक गई थी, बट वो डिलीवरी जो है S-400 मिसाइल सिस्टम की है इंडिया में, ठीक है। वो प्रॉमिस किया था रसिया ने, न्यू एवेन्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू सो दैट बिलियंस ऑफ द रुपीस ना नाउ लेइंग ट्रेड सरप्लस विद इंडिया कैन बी यूटिलाइज्ड। तो ये सारी चीज़ भी हमें मिलेंगी, ठीक है। और फेयर आउटकम की बात करें तो इंडिया एक्चुअली में फेयर आउटकम समिट्स इसमें ये आपकी निकल के आई है। और जो जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये सारी कहानी है उसके बारे में। और इसमें मुझे नहीं लगता कुछ इम्पोर्टेंट होगा। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में भी देख लेते हैं कि जो ब्रिक्स आपको पता ही होगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना? ये भी इसमें पर्टिकुलरली एक्टिविटी हुई फिर फॉर द G20। थैंक्स बोला है इसके लिए, सारी वही चीज़ें हैं। कुछ भी इसमें अपने प्रीलिम्स के लिए तो निकालने के लिए नहीं है। किसी को थैंक्स बोलना है, कुछ भी बोलो, ओके। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ये अपने ब्रिटिश पीएम सुनक एंड वाइफ विजिट अक्षरधाम टेम्पल। ये जब से आए ना ब्रिटेन से, इन्होंने भाई मुझे नहीं लगता कि G20 समिट्स में जितनी शिरकत की है ना, उससे ज़्यादा तो इन्होंने टेंपल देखे हैं। अब देख रहे हैं ये सुनक जी अब कहाँ पहुँच गए हैं ये, भाई ये पहुँचे हैं, संडे की बात थी, अक्षरधाम टेंपल पे।
ठीक है? और इनके साथ ही इनकी अक्षता मूर्ति जो इनकी वाइफ़ हैं, ये तो हैं इंडियन यार। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का व्यक्ति आज ब्रिटिश पे राज कर रहा है यार। ब्रिटिश हम लोगों पे राज किया, ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों पे राज किया, बट आज हमारा बंदा वहाँ पे जाके प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, ठीक है? सो इसलिए पाकिस्तान की थोड़ी खिंचाई होती रहती है। तो देखते हैं क्या है, लगभग 45 मिनट उन्होंने वहाँ पे स्पेंड की और थोड़ा-सा उस आर्किटेक्ट को देखा, सो उसी के रिगार्डिंग है अक्षरधाम के लिए। अब इसमें हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए तो कुछ है नहीं। प्रीलिम्स के लिए जो भी था उसको मैंने कवर कराने की पूरी कोशिश की, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो आपका छूट जाए, है ना? सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं और प्लीज़ आप जब वीडियो देखते हैं, जो भी मैं एमसीक्यू पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ओके? सो थैंक यू सो मच।